जानकी अपनी पड़ोसन विमला के साथ घर के बाहर बैठी थी। तभी वो विमला से कहती है, विमला, तेरी नजर में कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना। मेरा बेटा राहुल कुछ दिनों में ही शहर से वापस आने वाला है, उसकी शादी करवानी है मुझे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? एक लड़की है तो ऐसे मेरी नजर में काफी सुंदर और अमीर भी, तुम्हारे बेटे के लिए एकदम सही रहेगी। लड़की अच्छी हो, बस पैसे वाली हो या ना हो, मुझे बस एक लड़की चाहिए जो मेरे बेटे का और मेरे घर का ध्यान रख सके। ठीक है जानकी बहन, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगी। दोनों कुछ देर और बातें करती हैं और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राहुल घर वापस आता है और अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम वर्षा था, जो कि उसकी पत्नी थी। ये देखकर जानकी कहती है, बेटा, ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये आपकी बहू है और हम दोनों ने शादी कर ली 2 महीने पहले। मैंने सोचा कि हम दोनों आपको यहाँ आकर ही बताएं, क्योंकि क्या है ना, फोन पर आप हमारी सिचुएशन समझ नहीं पाती। अरे बेटा, इसमें समझाने वाली क्या बात है? तूने तो मेरी एक चिंता ही खत्म कर दी। मैं तो खुद तेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन तूने शादी कर ली तो अब मुझे ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। जानकी की बात सुनकर राहुल और वर्षा खुशी से जानकी के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेते हैं। जानकी वर्षा को कमरे में ले जाती है और उसे बैठाकर उससे कुछ सवाल करती है। हाँ, अब बताओ बहू, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम क्या करती थी पहले और क्या क्या काम आते हैं तुम्हें? माँ जी, मेरे घर में कोई नहीं है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता किसी हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे माफ करना। ये सब पूछकर मैंने तुम्हारे दुख को और बढ़ा दिया। अरे माँ जी, आप मेरी सास हैं, आपका हक है अपनी बहू के बारे में कुछ भी जानने का। भगवान का शुक्र है कि एक सुलझी हुई और समझदार बहू मिली है मुझे। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ जी कि आप जैसी सास मुझे मिली है। वरना यहाँ आने से पहले तो मैंने राहुल से यही बार बार सवाल किया था कि तुम्हारी माँ हमें अपना तो लेगी ना। बहू, मुझे पता है मेरा बेटा कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगा, और उसने अगर तुम्हें चुना है तो जरूर तुम्हारे अंदर कोई खास बात ही होगी। दोनों सास बहू कुछ देर और बातें करती हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन विमला अपने हाथ में एक लड़की की तस्वीर लिए जानकी के घर आती है और जानकी को बुलाकर उससे कहती है, ये देखो जानकी, जैसी लड़की तुम्हें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही ढूंढ कर लाई हो तुम्हारे बेटे के लिए। अरे विमला बहन, तुम अब भी लड़कियां ढूंढ रही हो मेरे राहुल के लिए? मैं तो बताना ही भूल गई थी कि राहुल ने शहर में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और जैसी मुझे चाहिए थी बहू, वो बिल्कुल वैसी है। क्या कहा? शहर में शादी कर ली? अरे पर तुमने ये सब जानने के बाद कुछ कहा क्यों नहीं उसे? ऐसे कैसे माँ की मर्जी के बिना बेटे ने शादी कर ली? अरे विमला, ये नया जमाना है, आजकल के बच्चे सब कुछ खुद से करना पसंद करते हैं। और ये तो शादी की बात है, अगर उसे कोई लड़की पसंद थी और उसने शादी कर ली तो उसमें हर्ज ही क्या है? अरे जानकी बहन, तुम्हें नहीं पता, आजकल की जो शहर की लड़कियां होती हैं ना, वो अपने झूठे प्यार के जाल में शरीफ लड़कों को यूं फंसा लेती हैं और उनसे शादी करके उनका जीना दुश्वार कर देती हैं। विमला इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर वर्षा आ जाती है और विमला की बातें सुनकर वो कहती है, आंटी जी, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। सुना है आपकी बेटी ने भी शहर में किसी लड़के से शादी की थी, क्या आप उसके बारे में यही कहना चाहेंगी? जानकी बहन, यही है क्या तुम्हारी बहू? हाँ विमला, यही है मेरी बहू जिससे मेरे बेटे ने शादी की है। इसकी बातों का बुरा मत मानना, जो बात इसके मन में होती है सीधे मुंह पर कहती है। हाँ, ये तो इसकी बातों से ही पता चल रहा है। पर ठीक है, अगर अब तुम्हारे बेटे ने शादी कर ही ली है तो मैं उन लड़कियों वालों को मना कर देती हूँ शादी के लिए। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब सभी को जानकी की बहू के बारे में पता चल गया था और सभी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी कोई जानकी की बहू वर्षा पर उंगली उठाता तो जानकी उसके आगे एक सपोर्टर की तरह खड़ी रहती और अपनी बहू का साथ देती। वहीं एक दिन जानकी की तबीयत कुछ खराब हो जाती है और दोनों सास बहू साथ में डॉक्टर के पास जाती हैं, जहां डॉक्टर जानकी और उसकी बहू वर्षा को बताता है कि अब जानकी के पास जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं क्योंकि उसे कैंसर था। ये सुनकर जानकी और वर्षा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो जानकी से वर्षा रोती हुई कहती है, माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचपन में कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सोचा था शादी के बाद सास से माँ का प्यार मिलेगा और वो मुझे आपसे मिला भी।
लेकिन ये भी मेरी जिंदगी में ज्यादा समय तक नहीं रहा। बहू ऐसा नहीं कहते, मैं भी हमेशा एक बेटी के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन कभी भी बेटी का प्यार नहीं मिला। सोचा था कि बहू के रूप में बेटी को तराशना, और बेटी जैसी बहू मिली तो अब जीवन ने साथ छोड़ दिया। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप हैं तब तक मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, जो भी आप करना चाहती हैं। और भगवान से एक ही दुआ करूंगी कि अगले जन्म में भी मुझे आप जैसी ही सास मिले। मेरी भी एक इच्छा है बहू, आखिरी समय चल रहा है, बस चैन से मरना चाहती हूँ। अरे मुझे आपकी जो भी इच्छा है आप बताइए तो सही, चाहे जो भी हो जाए मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो आप इस जीवन में करना चाहती हैं। वर्षा की बात सुनकर जानकी भावुक हो जाती है और वो वर्षा को अपनी सारी इच्छा बताती है और उसके बाद अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहती है, बहू जब मैं छोटी थी तो मेरा बहुत मन था बाकी बच्चों की तरह बड़े वाले झूले पर झूलने का, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जाने ही नहीं देती थी। शादी के बाद जाने की कोशिश की तो उम्र हो चुकी थी। अरे माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? भला जिंदगी को खुलकर जीने की भी कोई उम्र होती है? आपकी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। इतना कहकर अब वर्षा जानकी के इस सपने को पूरा करने के लिए उसे शहर के सबसे बड़े पार्क में लेकर जाती है, जहाँ पर हर तरह के बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। और वहाँ जाकर वर्षा अपनी सास को सभी झूलों की सवारी करवाती है और उस दिन जानकी बहुत खुश होती है। ये देखकर वर्षा भी बहुत खुश थी। माँ जी मजा आया ना इन सभी झूलों पर झूलकर? और बताओ आपकी और कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो आपको पूरी करनी है? बहू वैसे इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने समय में फिल्म देखने का बहुत शौक था, लेकिन कभी घर में फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मेरी उम्र के सभी लोग अपने जीवन साथी के साथ फिल्म देखने बड़े बड़े सिनेमा घर जाया करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं जा पाई। बस इतनी सी बात माँ जी, आज मैं आपको यहाँ के सबसे पुराने और बड़े सिनेमा घर में लेकर जाऊंगी, जहाँ पर आपको वही फील आएगा जैसा कि आपके जमाने में आया करता था। इतना कहकर अब वर्षा अपनी सास की ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है। धीरे धीरे यूं ही 3 महीने पूरे हो जाते हैं और अपनी सास की आखिरी इच्छाओं को पूरी करने में ही समय बीतता है। और इस बीच जानकी भी मौत के करीब आती जाती है। अब एक आखिरी बार जानकी अपनी बहू से कहती है, बहू तूने एक एक करके मेरी सारी तमन्नाएं पूरी कर दी, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। बस एक रह गई है। बताओ माँ जी, मैं वो भी पूरी करूँगी, बस आप मुझे बताओ। जब तेरे ससुर से मेरी शादी हुई थी तो खुश होने पर मैं उनके लिए लाल साड़ी पहना करती थी, और जिसमें वो मेरी बहुत तारीफ करते थे, कहते थे बिल्कुल गुड़िया की तरह लगती हूँ इस लाल साड़ी में। लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो मैंने वो साड़ी पहनना ही छोड़ दिया, और आज मेरा फिर से मन कर रहा है वो लाल साड़ी पहनने का। माँ जी आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ बाजार से लाल साड़ी। अरे बहू सुन तो। वर्षा खुशी खुशी बाजार से एक सुंदर सी लाल साड़ी लेकर आती है, और जैसे ही वो जानकी के कमरे में जाती है तो देखती है कि जानकी इस दुनिया से जा चुकी थी। बिरजू एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो मजदूरी करके अपने घर को चलाया करता। बिरजू की एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम दिव्या था। बिरजू काफी गरीब था और उसकी बेटी दिव्या भी शादी के लायक हो गई थी। बिरजू नहीं चाहता था कि जैसी गरीबी उसकी बेटी ने अपने बाबा के घर देखी है, वही गरीबी उसकी बेटी अपने ससुराल में भी देखी। इसीलिए बिरजू उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में करवाना चाहता था। पर जो भी रिश्ता दिव्या के लिए आता तो वो काफी ज्यादा दहेज मांगता, और बिरजू लड़के वालों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। बस इसीलिए दिव्या का रिश्ता कहीं नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन बिरजू मजदूरी कर रहा था, तभी उसका मालिक उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे बिरजू भैया कैसे हो तुम? मालिक बस आपकी कृपा है। बिरजू भैया हम सुने हैं कि तुम अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, क्या हुआ कोई लड़का वड़का मिला कि नहीं? नहीं मालिक, अभी कहाँ मिला, बस हम अपनी बिटिया के लड़के की तलाशी कर रहे हैं। अरे बिरजू भैया तनिक काम छोड़कर हमारे पास आकर बैठो, इधर आओ। ये छोटे तनिक 2 कप चाय लाओ, हमको जरा बिरजू भैया से बैठकर कुछ बातें करनी है। बिरजू अब अपने मालिक के पास आकर बैठ जाता है और बिरजू को देखकर उसका मालिक कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तू चाहता है ना कि तेरी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो? हाँ मालिक चाहता तो हूँ, पर मैं उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ही पैसे जोड़ रहा हूँ।
यूं इस तरह मेहनत मजदूरी करके कब तक पैसे जोड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि कोई बड़ा काम कर ले। बड़ा काम करेगा ना तो तुझे फायदा भी होगा, नहीं तो तू जानता ही है आजकल की दुनिया कैसी है। मालिक बात तो सही है, पर बड़ा काम कैसे करेंगे हम ठहरे एक गरीब आदमी। अरे देखो भैया, एक रात के लिए तुम अपनी बिटिया को हमारे कोठे पे नाचने के लिए भेज दो, उसके बदले हम तुमको ढेर सारे पैसे देंगे। अब तुम तो जानते ही हो ना भैया कि आजकल के जमाने में पैसा कितनी बड़ी बात होती है। ये क्या बेहुदा बकवास किए जा रहे हैं मालिक। आप अपने ये सोचने की हिम्मत भी कैसे की है कि मैं चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को आपके कोठे पर नाचने के लिए भेज दूंगा। माफ करना मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर कमीने नहीं जो कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर लें। आहा, कितना शरीफ बन रहा है। अपनी बिटिया को अमीर घर में बिहाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, और जब हम पैसा देने के लिए माने हैं तो तू अपनी बिटिया का सौदा नहीं करना चाहता। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। देख ना, तू एक दिन हमारे पास पैसों की भीख मांगता हुआ आएगा, लेकिन उस दिन ना तुम्हारी मदद नहीं करेंगे हम। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। तुम जैसे घटिया इंसान से मदद लेने से तो अच्छा है हम अपनी बेटी को मार दे, पर हम तुम्हारे पास अपनी बिटिया को तो नहीं भेजेंगे। अरे बिरजू भैया, तुम भूल गए क्या कि तुम जहाँ काम करते हो ना वो हमारा ही है। अब तुझे तो पैसों की जरूरत नहीं है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि तुझे तेरी आज की मजदूरी भी ना दे। अब तू यहाँ से जा सकता है बिरजू भैया। मालिक बिरजू को काम से निकाल देता है। बेचारा बिरजू उदास हताश होकर अपने घर की तरफ चलता है। धूप कड़ी थी, ऊपर से बिरजू को अपनी बेटी की चिंता भी सता रही थी। ये सब कुछ बिरजू सोचते हुए अपने घर पहुंचता है। मेरी बेटी जवान है, इसकी शादी सही समय पर करनी होगी, नहीं तो जैसे आज ये नीच मालिक की नजर मेरी बेटी पर पड़ी है, कल को किसी और की नजर भी पड़ सकती है। पिताजी क्या हुआ? मैं काफी देर से देख रही हूँ, आप कुछ सोच रहे हैं और आप आज जल्दी घर आ गए। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। नहीं बेटा, बस मैं तेरी शादी के बारे में सोच रहा था। बिरजू ये सोच ही रहा था कि तभी वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर दिव्या काफी घबरा जाती है और वो तुरंत डॉक्टर को बुला लेती है, जिसके बाद डॉक्टर आकर बोलती है, दिव्या बेटी, तुम्हें अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। और बिरजू भैया, आप कुछ दिन धूप में काम ना ही करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर, पापा को क्या हुआ है? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें डेंगू की शिकायत है, साथ ही ये काफी टेंशन भी ले लेते हैं, इसीलिए इनको चक्कर आए हैं। ऐसे में तुम अपने पापा का जितना अच्छे से ख्याल रखोगी उतना अच्छा होगा। और बिरजू जी, आप कुछ दिन धूप में बिल्कुल भी काम मत करना, सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान रखना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर दिव्या अपने पिता से कहती है, पापा, अब आप मालिक के पास धूप में काम करने नहीं जाएंगे। आपके बदले मालिक के पास काम करने मैं चली जाऊंगी। नहीं, तुम काम करने नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा उस नीच के पास। उसकी ऐसी घबराई हुई बातें सुनकर अब दिव्या उससे उसका कारण पूछती है और अब बिरजू उसको सारी बात बता देता है। ये जानने के बाद दिव्या अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं नहीं जानती थी कि लड़की को लोग ऐसी नजरों से भी देखते हैं। मैंने सोचा था कि हमारे बढ़ते इंडिया के साथ साथ हमारे यहाँ के लोगों की सोच डेवलप हो रही है, पर नहीं, यहाँ की सोच हमेशा नीची ही रहेगी। पर पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। नहीं बेटा, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, ये दुनिया तुझे नोच खाएगी। पापा, आपको अपनी बेटी पर भरोसा तो है ना? हाँ मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर भरोसा है, पर यहाँ के लोगों पर नहीं है। दिव्या अपने पिता को काफी समझाती है और इस तरह बिरजू अपनी बेटी की बात मान जाता है। दिव्या अपने पिता को मना तो लेती है, पर अब उसके सामने एक चुनौती खड़ी थी और वो ये कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसके पिता की दवाइयाँ भी आ जाए और उसके घर का गुजारा भी हो जाए। और बस इसी सोच में डूबी दिव्या खुद से कहती है, मैंने पापा को बोल तो दिया कि मैं सब संभाल लूंगी, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने घर के साथ साथ पापा की दवाइयाँ भी ला सकूं। दिव्या खुद से ये बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि धूप में बैठकर गुड़पट्टी खा रही थी। ये देखकर दिव्या को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी कि ठंड है और ठंड में लोग धूप में बैठकर मूंगफली और गुड़पट्टी खाना पसंद करते हैं। क्यों ना मैं भी मूंगफली बेचूं, पर अगर मेरी मूंगफली नहीं बिकी तो?
लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है। और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कोई मूंगफली वाला या मूंगफली वाली है ही नहीं। अब क्या था, दिव्या अपना मन बना लेती है कि उसको मूंगफली बेचनी है और इस तरह से अब दिव्या अपने कमरे में जाकर अपने गुल्लक को तोड़ती है, जहां उसके पास लगभग 2000 रुपए थे। उन पैसों को देखकर दिव्या खुश होते हुए खुद से कहती है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो पैसे पापा मुझे दिया करते थे, मैं उनको खर्च ना कर बल्कि सेव कर लेती थी। आज यही पैसे मेरे काम आ रहे हैं। अब मैं इन पैसों से मूंगफली ले लूंगी और मैं उन मूंगफली को बेचूंगी। अब बहुत जल्द दिव्या ऐसा ही करती है और पहले ही दिन दिव्या की कमाई काफी अच्छी होती है। ये देखकर दिव्या खुद से कहती है, दिव्या, तेरी पहले ही दिन कमाई तो काफी अच्छी हुई है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पापा का इलाज बहुत अच्छे से करवाऊंगी और पापा बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। दिव्या अब बहुत खुश थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन दिव्या रोड पर अपनी मूंगफली का ठेला लगाकर मूंगफली बेच रही थी। तभी एक बहुत अमीर और स्मार्ट सा लड़के की नजर दिव्या पर जाती है। उसको देखकर दिव्या से उसे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है और अब वो लड़का उससे मूंगफली लेने लगता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम पीयूष है, तुम्हारा नाम क्या है? कितने की मूंगफली दूं आपको? 40 की दे दो। दिव्या उसकी बातों का जवाब नहीं देती और उसको मूंगफली दे देती है। अब क्या था, पीयूष हर रोज अब उसके ठेले पर आता और उससे मूंगफली लेकर खाता। समय गुजरता है। समय के साथ साथ अब बिरजू भी ठीक हो जाता है। बिरजू ठीक होते ही अपनी बेटी द्वारा चलाए गए एक छोटे से मूंगफली के बिजनेस को संभालने लगता है। अब जब पीयूष उसके ठेले पर आता है तो देखता है कि दिव्या अपने ठेले पर नहीं है और एक दिन वो बिरजू से दिव्या के बारे में पूछ लेता है। अंकल, यहाँ एक लड़की मूंगफली बेचा करती थी, लेकिन अब यहाँ वो नहीं है, बल्कि आप आ गए। तो बता सकते हैं वो कहाँ चली गई? क्यों बेटा, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं उससे अपने दिल की बात बताने आया था, पर उसकी बात सुनकर अब बिरजू उसको अपने घर ले जाता है। ये देखकर अब पीयूष समझ जाता है कि बिरजू ही दिव्या का पिता है। पीयूष बिरजू का धन्यवाद करता है और दिव्या से कहता है, दिव्या, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम एक बड़े घर के लड़के हो और मैं एक मामूली मूंगफली वाली। क्या हुआ दिव्या, अगर तुम मूंगफली बेचती हो तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मेरे घर वालों को सब पता है। उन्हीं के कहने पर मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहने आया था। बेटा, ये सच है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करवाना चाहता था, पर तुम बहुत बड़े घर से हो। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर सकें। डिमांड? कैसी डिमांड अंकल जी? मुझे सिर्फ दिव्या चाहिए। अब क्या था, पीयूष अब बहुत ही जल्द अपने घर वालों के साथ आकर दिव्या का हाथ मांग लेता है और इस तरह दिव्या की शादी एक बहुत अच्छे घर में होती है।